हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, पिछली जो आपकी क्लास चल रही थी वो आपकी पर्सनालिटी की क्लास शुरू हुई थी, ठीक है। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए पर्सनालिटी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं अटेंड की है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर पहले उनको देखिए, ताकि जो पर्सनालिटी का जो कहते हैं ना कि एक बैकग्राउंड, उसका मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है पर्सनालिटी की, उनके बारे में डिस्कस किया है। और फिर सीधे सीधे हम आ गए हैं पर्सनालिटी की जो थेरीज हैं, यानी कि जो सिद्धांत हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। वो ज़्यादा समय को न बर्बाद करते हुए, समय को न खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो पर्सनालिटी के सिद्धांत में सबसे जो पहला जो हमने बात की थी, वो हमने बात की थी जो टाइप थ्योरी है इनकी, व्यक्तित्व का जो प्रकार सिद्धांत है, ठीक है, प्रकार सिद्धांत, उसमें छोटे छोटे कई सारे सिद्धांत दिए हुए, यानी कि टाइप थ्योरी, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? प्रकार, यानी कि शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण उनमें किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्रैशमर का जो सिद्धांत आपका आता है, शारीरिक रचना पर आधारित सिद्धांत, ठीक है, शारीरिक रचना पर आधारित सिद्धांत, उसके बारे में बात की थी। इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चनिंग होती है, कौन कौन सी चीजें उससे पूछी जाती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया है गया है उसमें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं टाइप थ्योरी में ही। जो इनके जो दूसरा है वो है समाजशास्त्रीय प्रकार सिद्धांत या समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। समाजशास्त्री यानी कि जो सिद्धांत सामाजिक नियमों के आधार पर आधारित है या सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित है, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत था आपका, ये आया है 1928 में, और इसको किसने दिया है? स्प्रेंजर ने, ठीक है। अब यहीं से आपकी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, यहीं से आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले समाजशास्त्रीय सिद्धांत या सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत या अंतरक्रिया आधारित सिद्धांत, ठीक है। अलग अलग किताबों में थोड़ा सा नाम में मतभेद हो सकता है, लेकिन ये जो सिद्धांत है इसमें समाज जो शब्द है, ठीक है, ये इसको आपको कीवर्ड के रूप में पकड़ कर रखना है कि जो सामाजिक सिद्धांत था, समाजशास्त्रीय सिद्धांत था, या फिर सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत था, सोशियोलॉजिकल टाइप्स, ठीक है। इंग्लिश में सोशियोलॉजिकल टाइप्स, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके ये सिद्धांत कब आया, ये थ्योरी कब दी गई? 1928 में दी गई, और इसको किसने दिया? स्प्रेंजर ने दिया। अब यहाँ से 3 तरीके की क्वेश्चनिंग होती है। एक तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व के संबंध में अपना कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है, उसके नाम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ये दूसरी क्वेश्चनिंग की बात करें तो नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसका है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही आसान सा सिद्धांत है इनका, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराते चलते हैं हम कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको एक एक पॉइंट पर, एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी चीज आपकी सरल हो या कठिन हो, ठीक है। कठिन पर तो जो कठिन कठिन पॉइंट होते हैं ना, उन पर तो हर कोई फोकस कर लेता है, ठीक है। अगर आपकी क्वेश्चन आपका कहीं गलत होता है एग्जाम में, तो आप बोलोगे कि एग्जाम देकर आते हो, बोलते क्या हो? अरे ये तो बहुत सरल था और ये क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सरल जो टॉपिक होते हैं उन पर आप कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ठीक है, कि अरे ये तो आता है और ये तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिद्धांत, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसका नाम आपको याद रखना है, वो भी सोशियोलॉजी याद रखिए, यानी कि क्योंकि इन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत या समाज
शास्त्रीय सिद्धांत दिया था? किसने? स्प्रेंजर ने। इनका नाम याद रखिए, 1928 में। ठीक है, वैसे तो ईयर इसका नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चनिंग किस तरीके की होती है एनटीए नेट में खास करके, कि कई सारे सिद्धांतों के नाम दिए हुए हैं, या फिर कहिए कि मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, और एक सीरीज उन्होंने दे दी किसकी? सन के बारे में दे दिया कि ये ईयर कौन सा मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत किस ईयर में आया था, या फिर कौन सा सिद्धांत किस ईयर में आया था, उसको आपको सही क्रम में लगाना होता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये ध्यान में रखिए कि ये जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत था व्यक्तित्व का, 1928 में आया था। ठीक है, अब इन्होंने अपने जो सिद्धांत को 6 भागों में बांटा था, यानी कि 6 भागों में बांटते हुए इन्होंने बताया था कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्तित्व का होता है। ठीक, सबसे पहले सैद्धांतिक। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बात बताई सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, और लास्ट में कलात्मक। कोई भी अच्छे राइटर की आप बुक खोलेंगे, उसमें ये 6 के 6 नाम और इनका ये सिद्धांत आपको मिल जाएगा। और अब एक एक की बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों में सैद्धांतिक जो इस तरीके का गुण की प्रबलता होती है, वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा जो भी काम करते हैं वो सिद्धांतों के अनुरूप करते हैं। ठीक है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विद्वान बनते हैं आगे चलकर, और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य, यानी कि ऐसे कुछ आपने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि हर कोई उनके पास सलाह मांगने जाता है, हर कोई अपनी समस्या लेकर जाता है। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों में सैद्धांतिकता का गुण ज्यादा होता है, वो व्यक्ति एक कुशल क्या बनते हैं, कह लीजिए कि बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों को करने में वो व्यक्ति कुशल होते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्थिक गुण की। तो जिन आर्थिक सब कुछ 6 पॉइंटों में ही छिपा हुआ है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत हो। आर्थिक यानी कि जिन व्यक्तियों में इस गुण की प्रबलता होती है वो धन के इच्छुक होते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन, उनको पैसा बहुत कमाना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, केवल वो पैसे कोई कमाने के तरीके ही आजीवन खोजते रहते हैं कि कहाँ कहाँ से इनके पास पैसा आ जाए। ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, और सारे के सारे काम धार्मिक नियमों के अनुरूप करते हैं, यानी कि जो भी धर्म कहता है ये उन बातों को मानते हैं। राजनीतिक, तो इनमें राजनीतिक गुणों की प्रबलता ऐसे व्यक्तियों में होती है, और वो राजनीति में जाते हैं। ठीक है, और राजनीति में जो लोग जाते हैं, आपको पता होगा कि उनका अगर इंटरेस्ट है तो वो अच्छे, पहले तो वो अच्छे वक्ता होते हैं, यानी कि उनको बोलने का तरीका आता है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करते हैं सामाजिक। जिन व्यक्तियों में सामाजिकता का गुण होता है वो व्यक्ति आपस में लोगों से मिलते जुलते हैं, उनमें सहानुभूति की भावना होती है, वो परोपकारी होते हैं, यानी कि अगर वो समाज में जा रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है आपका कलात्मक। कलात्मक चीजें यानी कि संगीत हो गया, नृत्य हो गया, सजावट हो गई, बागवानी हो गई, यानी कि जिन चीजों में कला की जरूरत पड़ती है उनमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक सिद्धांत था व्यक्तित्व का, जो कि किसके अंतर्गत आता है, प्रकार सिद्धांत यानी कि टाइप थ्योरी के अंतर्गत आता है। ये भी एक क्वेश्चनिंग यहाँ से भी एक होती है। ठीक है, अब जैसे कि पीजीटी में या जीआईसी में इस तरीके की क्वेश्चनिंग बहुत होती है कि जैसे कि उन्होंने बता दिया कि शारीरिक रचना पर आधारित सिद्धांत, सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित सिद्धांत, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत, और चौथा उन्होंने कुछ और दे दिया, या ऊपर के तीनों दे दिया, या ऊपर से कोई नहीं दे दिया। यानी कि उनमें इस तरीके से क्वेश्चनिंग होगी कि प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं या कौन कौन से सिद्धांत नहीं आते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है। तो प्रकार सिद्धांत में आपको पता होना चाहिए कि शारीरिक रचना पर आधारित सिद्धांत आता है, सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित सिद्धांत आता है, और बाकी जो आगे के 2-3 और हैं उन पर हम आगे बात करेंगे। ठीक, इसके प्रवर्तक कौन थे? स्प्रेंजर थे। और पूरा का पूरा इन्होंने एक सामाजिक, कह लीजिए कि सब कुछ इन्होंने बताया कि समाज पर ही आधारित होता है। और 1928 में आया, इन्होंने अपने सिद्धांतों को 6 भागों में बांटा और 6 के आधार पर बताया कि 6 तरीके की विशेषताएं वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें अपना अपना व्यक्तित्व होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकार सिद्धांत के तीसरे सिद्धांत के बारे में। जो इनका तीसरा सिद्धांत है वो है शारीरिक विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत। शारीरिक विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत। पहले शारीरिक रचना पर आधारित सिद्धांत आपने क्रेशमर का पढ़ा था, और इसके प्रवर्तक की बात करें तो कौन थे? शेल्डन। ये नाम याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। शारीरिक रचना पर आधारित सिद्धांत क्रेशमर का था, और शारीरिक विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत किसका है? शेल्डन का है। ठीक, अब जो क्रेशमर ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो उनकी बुक कौन कौन सी थी? फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक है, दोनों के नाम में एक्चुअली थोड़ा सा फिजिक्स शब्द कॉमन है, लेकिन फिजिक एंड कैरेक्टर। और जो इनकी बुक थी द वैराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक्स। ठीक है, इनकी बुक का नाम आप नोट कर लीजिए। बुक के बारे में बताया था कि बुक भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि ये किताब किसकी है, या ये सिद्धांत इन्होंने अपनी किस किताब के अंतर्गत दिया। ठीक, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और ये किसने दिया? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने दिया, और अपनी किताब द वैराइटीज ऑफ द ह्यूमन फिजिक में दिया। ठीक, अब इनके सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं, वो है सोमैटोटाइप थ्योरी। इसको नोट कर लीजिए और अपने बिल्कुल माइंड में इसको रट लीजिए। ठीक है, कभी कभी शारीरिक विशेषताओं पर आधारित सिद्धांत पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है सोमैटोटाइप थ्योरी किसकी है। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों की दोनों एक ही हैं, और किसकी हैं? शेल्डन की हैं। अब शेल्डन ने क्या किया था कि सबसे पहले तो इन्होंने क्रेशमर के सिद्धांत की भर भर के आलोचना की थी। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत बाद में दिया। जब क्रेशमर ने अपना सिद्धांत दिया तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये तो मानसिक रोगियों पर किया गया एक प्रयोग है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम सामान्य बच्चों पर कैसे इसका प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए इन्होंने 4000 कॉलेज के छात्रों का चुनाव किया। कितने? 4000। और उन्हीं के जो कह लीजिए व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, अध्ययन किया, और उसके आधार पर इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि कितनी कैटेगरी के लोग होते हैं और उनमें कौन कौन से शील गुण पाए जाते हैं, या फिर उनका स्वभाव कैसा होता है। तो इन्होंने मुख्यतः कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। ठीक है, क्रेशमर ने कितने बताए थे? 4 बताए थे। लेकिन जो शेल्डन है इन्होंने बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए जो 3 अध्ययन, जो परिणाम आए इनके अध्ययन से, उससे इन्होंने 3 कैटेगरी में व्यक्ति को बांट दिया। पहला था गोलाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा लंबाकार। ठीक
है, तीनों के नाम में ही उनका जो पूरा का पूरा कहते हैं एक्सप्लेनेशन है, नाम में ही छिपा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पर्पज से किन किन चीजों पर, किन किन की पॉइंट पर आपको फोकस करना है। पहला एंडोमॉर्फिक, दूसरा मेसोमॉर्फिक, और जो तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। कहीं पर भी जहां भी आप अपने नोट्स बनाते हो वहां पर अगर आपने इनके नाम नहीं लिखे हैं तो इस तरीके से आप एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, जहां पर गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, और इनके आगे, ठीक है, इसके आगे एक और कॉलम आप बढ़ा लीजिए, यहां पर हम नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, विस्रोटोनिया, एक नंबर पे लिख लीजिए, दूसरे नंबर पे सोमैटोटोनिया, और तीसरे नंबर पे लिख लीजिए सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो ये यहां पर हम समझ लेते हैं गोलाकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति कैसा है, नाटे कद का है, गोल मटोल सा है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब शारीरिक बनावट तो उनकी ऐसी होती है, लेकिन उनका स्वभाव, वो थोड़े से खुश मिजाज होते हैं, लोगों से अच्छे से मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इनमें खाने पीने में रुचि होती है। ठीक है, अब ये आप अगर आपने क्रैशमर पढ़ा होगा तो अब आप सोचेंगे कि क्रैशमर ने भी सेम यही चीज बताई थी अपने पिकनिक स्वभाव वाले में, ठीक है, या गोलकाय जो बताया था क्रैशमर ने, ये किससे मिलते जुलते, क्रैशमर के गोलकाय या पिकनिक स्वभाव वाले व्यक्तियों से इनका जो पूरा का पूरा, दोनों एक ही हैं, बस वो जो सिद्धांत आया था क्रैशमर का वो विशिष्ट यानी मानसिक रोगियों पर आया था, और ये सामान्य बच्चों के अध्ययन से इन्होंने निकाला था। लेकिन दोनों का जो स्वभाव, दोनों की जो शील गुण और स्वभाव जो आदतें थी वो लगभग एक जैसी ही थी, और इसको इन्होंने क्या कहा, एंडोमॉर्फिक कहा। और इनका जो स्वभाव था, ठीक है, स्वभाव को एंडोमॉर्फिक व्यक्ति जो हैं उनके स्वभाव को विस्ट्रोटोनिया इन्होंने नाम दिया। यहीं से एग्जाम में आपकी क्वेश्चनिंग होती है कि अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी, ठीक है, अगर आपने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक नहीं पढ़ा किसके साथ में, इनके साथ में, तो एग्जाम में कभी कभी ये नाम नहीं पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है इनका स्वभाव कैसा है, या कि जो व्यक्ति खुशमिजाज होते हैं, नाटे कद के होते हैं, गोल होते हैं, उनको किस वर्ग के अंतर्गत शेल्डन ने रखा। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे। चाहे तो आप उनको शॉर्टकट कोई कीवर्ड पकड़कर याद कर लीजिए, और चाहे तो पूरा का पूरा नाम याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इनके स्वभाव के बारे में, स्वभाव सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों के स्वभाव को शेल्डन ने क्या नाम दिया। ठीक है, विस्ट्रोटोनिया, मेसोमॉर्फिक में सोमैटोटोनिया और एक्टोमॉर्फिक में सेरिब्रोटोनिया। ये चीज आपको चाहे तो आप कीवर्ड से, किसी टेक्निक से याद कर लीजिए, और चाहे तो इसको रट लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चनिंग अच्छी खासी होती है। अगर आप एजुकेशन संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसको, अगर आपके पर्सनालिटी लगभग क्या 100% सिलेबस में होता है, चाहे वो जीडीसी का हो, जीआईसी का हो, हायर का हो,
NTA-NET का हो या फिर PGT का हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका पर्सनालिटी पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। और अब बात करते हैं आयताकार। तो आयताकार जैसे कि आपके जो क्रैशमर के कौन से व्यक्तित्व के, सुडॉल का है, यानी कि इनका शारीरिक गठन अच्छा होता है, हर जगह सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, यानी अच्छे व्यक्ति जो गुड, जिनको कहते हैं ना कि अच्छा जो व्यक्ति होता है, एक अच्छा ह्यूमन होता है, उसके बारे में। लंबाकार जो उन्होंने क्या बताया है कि दुबले पतले होते हैं, यानी कि जो लंबकाय बताए हैं, दुबले पतले होते हैं, जल्दी चीजों से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, लोगों से कतराते रहते हैं मिलने जुलने में। इसके बारे में इनका स्वभाव ये होता है। और इनके स्वभाव को क्या नाम दिया है शेल्डन ने? सेरिब्रोटोनिया, और इसको एक्टोमॉर्फिक कहा है। ठीक है, और एक और इसका जो डिस्क्रिप्शन है आगे एग्जाम में, वैसे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का जो शारीरिक गठन था, यानी कि जो फिजिक थी व्यक्ति की, उसको इन्होंने कितनी श्रेणियों में बांटा? 1 से 7 तक की श्रेणियों में बांटा। एक का मतलब क्या है? सबसे कम, यानी कि इन्होंने कुछ गुण निर्धारित किए, कुछ शील गुण निर्धारित किए, और उनको कितनी कैटेगरी में बांट दिया? 7 कैटेगरी। यानी कि जैसे रेटिंग स्केल पे काम होता है, 1 मतलब सबसे कम और 7 मतलब सबसे ज्यादा। उस हिसाब से इन्होंने कितनी श्रेणियों में बांटा? शारीरिक गठन को 3 श्रेणियों में बांटा, यानी मार्किंग की। और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आगे इन्होंने किया पर्सनालिटी का, जिससे आपसे, आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन्होंने कितनी कैटेगरी डिसाइड की थी? 1 से 7 तक, और उनको कितने नंबरिंग की? 3 तक, यानी कि 3 तक, यानी इनमें ही उन्होंने पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन गुणों का कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जो था शेल्डन का सिद्धांत पूरा का पूरा, मान का चलिए क्रैशमर का ही पूरा का पूरा थ्योरी है। बस इसमें 3 ही 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहला, इसका नाम किसने दिया, इनकी कौन सी किताब में दिया, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और 3 जो ये नाम है, ठीक है, 3 नाम, ये 3 नाम लाइन से, ये 3 नाम और ये 3 नाम आपको याद करने हैं, और बस आज का आपका काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। और आगे अब हम बात करने वाले अगली क्लास में, जो इनका अगला जो टाइप थ्योरी था उसमें जुंग की थ्योरी आती है। वैसे तो जुंग का नॉर्मली उन्होंने 2-3 जो प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी बताए, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। जुंग के सिद्धांत से जो, और जो इनका सिद्धांत था उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। वहां से बहुत अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होने लगी है एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जुंग को इसीलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से क्वेश्चनिंग होती है, अच्छी खासी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है, और मैं और आगे कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ वीडियो को बनाने में, चीज़ों को आपके सामने लाने में, उतना लाभ लोगों को भी मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।